Dear learners, how are you? I hope you are doing great in your life. Today we have last lecture of OSHA 30-hour General Industry Training, that is blood-borne pathogens. ये क्या होते हैं और ये किस तरह हमें इफेक्ट करते हैं? ओशा मॉड्यूल 10 ब्लड बोर्न पैथोजेंस। बेसिकली ये वो बैक्टीरिया, वो डिजीजेज, वो वायरसेस हैं जो ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में जाती हैं और इश्यूज काज करती हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवीज। इंट्रोडक्शन टू ब्लड बोर्न पैथोजन या बीबीपीज, डेफिनेशन क्या है? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ह्यूमन ब्लड में जाते हैं और डिजीज़ कैरी करते हैं। अब ये जो डिजीज़ हैं किस तरह कैरी करते हैं? आपने कोविड में क्या किया? आप कोई चीज़ खाते थे तो धो के खाते थे, क्यों? क्योंकि सेब के ऊपर वायरसेस हो सकते थे। आप मास्क यूज़ करते थे क्योंकि सांसों के थ्रू वो जा सकते थे। आप ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए आप अपनी आंखों को भी कवर करते थे, वो आंखों के थ्रू भी जा सकते थे। यानी कि इन तीन तरीक़ों से ये जो वायरसेस हैं ब्लड बोर्न, ये बॉडी में इंटर होते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, ये वो सारी चीज़ें हैं। अब ओशा ब्लड बोर्न पैथोजन का स्टैंडर्ड क्या है और वो क्या कहता है? स्टैंडर्ड 29 CFR 1910.1030 में ये कहा गया है, जितने भी ऑक्यूपेशनल ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हैं या ओपीएम है, अदर पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल, उनके ऊपर ओशा का ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट होगा और वहाँ इस ब्लड के थ्रू जो डिजीज़ का एक्सपोजर है उसे कंट्रोल किया जाएगा और उसके लिए पीपीईज दी जाएंगी, वैक्सीनेशन दी जाएगी और ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी। ये ओशा कहता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशंस क्या है? मेरी बात सुने। एक तो आपने देख लिया आँखों से, नाक से और मुंह से। ये आपके जो मस्कस मेम्ब्रेन्स हैं उनके थ्रू बॉडी में जा सकता है। लेकिन उसके अलावा इंडस्ट्री में जब आप केमिकल से यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं, आप उन्हें हाथ लगाते हैं, हाथ लगाते हुए आपके कट लग जाता है, इंजरीज हो जाती हैं, तो वो भी आपके हाथ से कट वाले हिस्से से ब्लड ट्रांसमिशन से आपके बॉडी पार्ट में मूव कर जाते हैं। जो कंटेमिनेटेड सरफेस होते हैं, आपके ज़ख़म ओपन वाउंडेड हैं, तो उनके थ्रू भी वो बॉडी में चले जाते हैं। या जैसे स्प्लैशिंग होती है आँखों पे, मुँह पे किसी लिक्विड की, तो उससे भी इशू है। अब बीबीपीज ब्लड बोर्न पैथोजन की हाई रिस्क ऑक्यूपेशंस के हैं। सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, क्योंकि हेल्थ केयर है वहाँ मेडिसिन तो यूज़ हो रही हैं, इंजेक्शंस तो यूज़ हो रहे हैं, तो वो बहुत इफेक्टेड होते हैं। जेनिटर्स और हाउस कीपिंग स्टाफ, अगर हॉस्पिटल की ही एग्जांपल ले लें, जेनिटर्स ने सारी सफाई करनी है और हाउस कीपिंग स्टाफ ने भी सफाई करनी है और सारी मेडिसिन हैं और वो जितने भी पेशेंट आए उन्हें कोई ना कोई डिजीज़ है, कोई सांसों के थ्रू, कोई टच के थ्रू वो स्प्रेड कर रहे हैं हॉस्पिटल में। फिर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस हैं, वो केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो एट हाई रिस्क हैं। फिर है एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स, जैसे पुलिस हो गई, फायर हो गया, फायर ब्रिगेडियर्स हो गए। अब देखिए कोई भी इशू होता है तो सबसे पहले उन्होंने उस साइट पे आना चाहिए, इमरजेंसी केमिकल की हो, फायर की हो, किसी तरह का भी इशू हो, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर इन एमरजेंसी से औरों की निस्बत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। फिर जो आपको बहुत फैंसी लगता है, टैटू बनवाना। अब ये टैटू और बॉडी पियर्सिंग वर्ड्स, ये भी बहुत हैज़र्डियस हैं। फिर है ईसीपी इशू। समझ लिया कि हमने अब ब्लड बोर्न पैथोजन का एक्सपोजर को किस तरह कंट्रोल करना है। हमारा मकसद ये है कि जो एक्सपोजर है उसे बिल्कुल एलिमिनेट कर दें या उसका जो एक्सपोजर है मिनिमाइज़ कर दें। और ये किस तरह हो सकता है? जो चेंजेस हो रही हैं उन्हें हम रिव्यू करें, अपडेट करें। और बीबीपी को कंट्रोल करने के लिए हम जितनी भी जॉब्स हैं उनको क्लासिफाई कर देते हैं। जेनेटर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जिसके जो हैज़र्ड हैं उसको उस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनको उस तरह के पीपीईज दिए जाते हैं। और अगर एक्सपोजर हो जाता है तो हमने उस स्पेसिफिक एक्सपोजर को किस तरह कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड हाथ पे गिरा है तो यहाँ हाथ बर्न हो गया है, फ्यूम्स, वेल्डिंग फ्यूम्स सांसों में चले गए हैं तो एस्थमा हो गया। अब हाथ बर्न हो गया तो उसका पोस्ट एक्सपोजर प्रोटोकॉल कुछ और है। अगर
प्रोफेशनल एस्थमा हो गया तो उसका एक्सपायर कंट्रोल कुछ और है, यानी कि कंट्रोल पोस्ट एक्सपायर को देखकर आप कंट्रोल डिसाइड करेंगे। अब कुछ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, जितने भी आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो आप सबका ब्लड लेते हैं और चेक करते हैं क्या वो इन्फेक्शंस है, ओशा का जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हुए। अब इसको किस तरह हम बीपीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहले हम इंजीनियरिंग कंट्रोल को देखते हैं। ये वो कंटेनर्स होते हैं जिन्हें काम करने के बाद आप शार्पली डिस्कार्ड कर देते हो, आपको कोई इशू नहीं होता, कट वट नहीं होता। फिर है सेल्फ शीटिंग नीडल्स। ये वो नीडल्स होती हैं जैसे ऑटोमेटिक होते हैं, जब आपको नीडल का फंक्शन चाहिए वो बाहर निकलते हैं, आप उनसे फंक्शन कर लेते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद अपनी कवरिंग में चली जाती है। फिर है नीडल एयर सिस्टम। अहम तो ये है अगर आपने कोई काम करना है जहाँ नीडल का यूज़ है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी सिस्टम यूज़ करें कि वहाँ आपको नीडल ही यूज़ ना करनी पड़े, जिससे आपको ना नीडल यूज़ करनी पड़ेगी ना आपको कट लगेगा। अब वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल। अब कोई वर्क है जहाँ आप ये काम कर रहे हैं बीपीपी और आपका कट लग सकता है, तो आप वहाँ क्या करेंगे? आप वहाँ जो रिस्क है उसकी लाइकलीहुड रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह? देखें, सबसे पहले नीडल का आपने फंक्शन ले लिया, दोबारा नीडल को कैप ना करें अपने हाथ से। नीडल बहुत सवाल होते हैं, जब आप उसे कैप करने लगते हैं कैप करने लगते हैं तो आपके हाथ पे लग जाती है। काम केमिकल से लेबॉर्ट्री में काम करने के बाद आपने फ़ौरन हैंड वॉश करना है और ग्लव्स को डिस्कार्ड कर देना है। जो शार्प मटेरियल्स हों जिनसे कट लगे या जो कंटेमिनेटेड मटेरियल्स हों, मतलब डिफरेंट जो इंजेक्शन लगाने के बाद जो सिरिंजेस होते हैं उन्हें आपने डिस्पोज करना है। अब पीपीईस की बात करते हैं तो तकरीबन हर तरह की पीपी यूज़ है, ग्लव है, गाउन है, फेस शील्ड है, मास्क है, आई प्रोटेक्शन है। देखा, आई प्रोटेक्शन आ गया। अब जो केमिकल्स आपको पता है सांस के थ्रू, खाने के थ्रू, टच के थ्रू और वाउंड के थ्रू बॉडी में पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो उस तरह के ग्लव्स और पीपीईस यूज़ करने हैं और वो प्रॉपर्ली फिट हो, लूज नहीं होने चाहिए। देखिए, बीपीईस से ख़ुद को बचाने के लिए हाउस कीपिंग बहुत अहम है। देखें, अभी हाउस कीपिंग आप हॉस्पिटल में जाए, मुसलसल इंजेक्शंस लग रहे हैं, मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, मेडिसिन टूट रही हैं, इन्फेक्शस पेशेंट आ रहे हैं मुख्तलिफ डिसीज़ के लिए, तो हर तरह से वो जरासीम है, तो हमने उन्हें डिसइंफेक्ट करना है, यानी कि डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करने हैं। वो एक 10% ब्लीच सोल्यूशन हो सकता है कि ताकि जो कंटेमिनेटेड सरफेस हैं वो रिमूव हो जाएं। जो वेस्ट है उससे भी आपने सेपरेट करना है। देखिए, जिस तरह के आपको बीबीपी डिज़ीज़ होती है, अगर उसकी वैक्सीनेशन है तो वो कराएं, उसके कोई ट्रीटमेंट है तो वो कराएं। बेसिकली जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन की मैंने यहाँ एग्जांपल दी है, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो कंपनी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी वैक्सीनेशन दे। कितने दिनों में दे? इन्फेक्शन का पता चलने के विदिन 10 वर्किंग डेज। अगर कोई वर्कर वैक्सीनेशन लगाना ही ना चाहे तो फिर क्या करे? तो डिक्लाइनेशन फॉर्म भरेगा, डिक्लाइनेशन फॉर्म फिल करेगा कि मैं अभी नहीं करवा सकता, लेकिन बताएगा कि मैं ये बाद में कराऊंगा और अभी मैं इस वजह से नहीं करा सकता। फिर है पोस्ट एक्सपायर इवेल्यूएशन एंड फॉलो अप। कोई एक्सपायर हो गया, कोई कट लग गया, कोई हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस बी सी हो गया, जो पैथोजन थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ब्लड में चले गए। अब क्या करना है? पोस्ट फॉलो अप प्रोसीजर क्या है? एक तो पहले जिसके साथ ये डिज़ीज़ हुई है आप उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसे कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। होता यूँ है, अगर किसी को कोई डिज़ीज़ है कंपनी में पता चल जाए तो सारे उसे अवॉइड करते हैं और यूँ उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है, एक साइकोलॉजिकल बर्डन होता है। सेकंड है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्सपायर रूट एंड सर्कमस्टेंसेस। ये सारा एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया जाए कि एक्सपायर उसे क्यों हुआ और वो क्या सर्कमस्टेंसेस है। इसकी गलती की या आपके कंट्रोल्स का इशू था, आपके वर्क प्लेस के हैजर्ड थे जो अनसस्टेनेबल थे या जिन्हें हम हैंडल नहीं कर सके। फिर है टेस्टिंग ऑफ सोर्स इंडिविजुअल। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनका शक है उसके साथ, उस वर्कर के साथ वो एक लैब में काम कर रहे थे जिससे हैजर्ड हुआ है, जिससे ये डिजीज़ हुई है, तो सबको ही चेक किया जाएगा, लेकिन उनके एग्रीक होने के बाद। फिर अब इशू तो हो गया किसी को, लेकिन अब
وہ خود کو انفیریئر نہ سمجھے، تو اس لیے ہم ان کی کونسلنگ بھی کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ایشوز آتے رہتے ہیں، آپ اپنے کام پہ دھیان دیں، کیونکہ ہمیں تو ورک پلیس پہ پروڈکٹیوٹی چاہیے، اور پروڈکٹیوٹی اس وقت ہی پاسبل ہے جب ورکر مینٹلی ریڈی ہے۔ اب ٹریننگ ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں ٹریننگ ریکوائرمنٹس۔ سب سے پہلے جو اوشا کا BBP بلڈ بورن پیتھوجن اسٹینڈرڈ ہے اسے فالو کرنا چاہیے۔ سیکنڈ ہے ECP اوور ویو ایکسپوئر کنٹرول پلان۔ اگر کسی کو ہیپاٹائٹس B C ایڈس ہو جاتا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب پراپر کسی کو ہیپاٹائٹس ہوا ہے تو وہ یہ کام کرے گا، ان پروسیس سے گزرے گا اور وہ یہی احتیاط کرے گا۔ کسی کو ہیپاٹائٹس C ہوا ہے، HIV ہوا ہے، تو جس کو جو ایشو ہے اس کے لیے پراپر کنٹرول پروسیجر اور ٹاسک ہوں گے، انہیں فالو کرنا پڑے گا۔ میتھڈز آف پریونشن، اب آپ جو BB پیتھوجن ہیں ان کو کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں، آپ کس طرح سیف طریقے سے کام کریں، جس طرح بھی میں نے آپ کو نیڈلز کی ایگزامپل لی تھی کہ سیلف سیٹنگ نیڈل ہوں جن سے آپ کو ایشوز نہ ہوں۔ پھر PPE یوز کریں، کریکٹلی یوز کریں گے، PPE یوز کریں گے تو اگر کوئی اسپل ہے، کوئی لیک ہے، اگر آپ سے ان کانٹیکٹ بھی آتے ہیں تو جو PPE کے بیریئر ہوگا وہ اس سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے، سالو کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں سیفٹی کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ڈسکرپشن میں LinkedIn، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کے لنکس ہیں، انہیں جوائن کر لیں۔ اس کے ساتھ ہمارا اوشا کمپلیٹ ہوا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے لیے کیا یہ ٹریننگ افیکٹو تھی، اور نیکسٹ آپ کس چیز پہ، کس ٹاپک پہ لیکچرز ٹریننگ چاہتے ہیں۔ Remember when you are prayers, take care. Allah Hafiz.